साथियों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। और आज आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूँ जूनियर असिस्टेंट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले पिछला जो प्रैक्टिस सेट था हमारा थर्ड, उसमें एक 19वां क्वेश्चन था, उसमें एक मिस्टेक हो गई थी दोस्त। वहाँ पर मैंने गलती से आपको हरिगीत का जो छंद होता है, हरिगीत का छंद में जो मात्राओं की संख्या है वो गलती से 24 बता दी थी। ठीक है, तो हरिगीत का जो छंद है उसमें 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं। आपको थोड़ा वहाँ पर ये हमारी मिस्टेक हो गई। आप लोग इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो हरिगीत का है उसमें जो मात्राओं की संख्या होती है वो कितनी होती है, 28। ठीक है, तो आज फिर एक नया सेट, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हमने इसमें लिए हैं। आप लोग पूरा पढ़ेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो एक एक क्वेश्चंस को बड़ी बारीकी से समझते चलिए और एक एक क्वेश्चन को अंत तक देखिए आप लोग। और हाँ, यदि वीडियो पर नए आए हैं तो दोस्त सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। कई लोग आते हैं वीडियो को देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हमें आशा है कि आप लोग इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करना ना भूलें और अपने यार दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं हम अपना आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है। ठीक है, कह रहे हैं कि अल्पप्राण जो वर्ण हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, तो हमारा जो अल्पप्राण होता है प्रत्येक वर्ड का पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ड होता है वो कैसा होता है, अल्पप्राण होता है। ठीक है, तो ये जो अल्पप्राण हुए तो हमारे कुल वर्ग कितने होते, 5 होते। ठीक है, 5 वर्गों में 3 वर्ड यानी 15 तो हमारे हो गए ये। ठीक है, 15 हो गए प्रत्येक वर्ग से। ठीक, इसके अलावा है हमारे 4 जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन यार अलावा ये भी हमारे क्या होते हैं, अल्पप्राण होते हैं। एक होता है हमारा उच्छिप्त व्यंजन। ठीक है, एक उच्छिप्त व्यंजन और 11 जो स्वर होते हैं वो सभी आ जाते हैं हमारे किस में, अल्पप्राण में। तो टोटल जो मिलाकर संख्या हो जाती है वो हो जाती है 31। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। भाववाचक संज्ञा इनमें से नहीं है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा इनमें से नहीं है कौन, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोना। सोना कैसी, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना जो है क्या है, ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। बाकी मनाही, विद्वता और खुशी, इन सभी में क्या है, भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तीसरा है कि उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है। तो अव्यय शब्द वो होते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें से जो हमारा शब्द है भर, ठीक है, क्या है, भर, तो इस पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो अव्यय है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न किस विकल्प में सभी शब्द अशुद्ध हैं। कह रहे हैं कि इनमें से इन्होंने ये जो विकल्प दिए हैं उनमें से सभी शब्द इनमें से कौन से अशुद्ध हैं। तो इसमें जो भवनिष्ठ और धातव्य लिखा है ऑप्शन नंबर बी पर, क्या लिखा है, भवनिष्ठ और धातव्य जो है वो कैसा है, यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है। ठीक है, भवनिष्ठ का जो शुद्ध रूप होता है वो होता है भवनिष्ठ, ये जो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। और धातव्य नहीं होता है वो होता है हमारा क्या, ध्यातव्य। ठीक है, क्या होता है, ध्यातव्य, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है करेक्ट। नेक्स्ट है, ग्रहों के नाम सदैव होते हैं। कैसे होते हैं ग्रहों के नाम। ठीक है, तो ग्रहों के जो नाम हैं कुछ स्त्रीलिंग भी हैं और कुछ कैसे हैं, कुछ पुल्लिंग भी होते हैं। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग नहीं हो, मतलब स्त्रीलिंग भी होते हैं और पुल्लिंग होते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों वाला ऑप्शन कोई नहीं दिया गया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि कुछ जो ग्रह हैं वो पुल्लिंग भी होते हैं और कुछ ग्रह स्त्रीलिंग भी होते हैं। ठीक, जैसे बुध, हमें जो ग्रह हैं हमारे बुध, शुक्र, ठीक, ये तो हो गए पुल्लिंग।
पृथ्वी को अगर देखा जाए तो पृथ्वी जो है वो स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन में है। ठीक है, एक वचन में कौन सा है? आंसू जो है, आंसू जो बहुवचन होते हैं, प्राण को भी बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं, दर्शन को भी करते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, आकाश जो है वो कैसा है? एक वचन शब्द है। ठीक है, आकाश कैसा है? एक वचन शब्द है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से गलत कथन है। गलत कथन कौन सा है? हमें यहाँ पर गलत कथन को बताना है। ठीक, तो गलत कथन है हमारा इसमें ऑप्शन ए कह रहे कि सामान्य वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सामान्य वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक, कह रहे हैं कि मनोविकार सूचित करने में यदि प्रश्नवाचक शब्द आवे तो वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, मनोविकार मतलब ऐसा कोई भी वाक्य हो, जरूरी नहीं है कि मनोविकार सूचित करने वाला हो, ऐसा कोई भी वाक्य हो जिसमें क्या हो? प्रश्नवाचक शब्द आ जाए। ठीक है, जहाँ पर कोई प्रश्न पूछ लिया जाए तो उसमें हम लोग उसके अंत में क्या लगाते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो यहाँ पर जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहे कि पृष्ठ शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। पृष्ठ शब्द का सही संधि विच्छेद जो होगा वो है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर प्रस्धन था। ऑप्शन नंबर जो है बी, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रस्धन था जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। फिर कह रहे निम्नलिखित में से द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान पद, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व समास जो कह रहा है कि इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? तो द्वंद्व समास में दोस्त दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, द्वंद्व समास में कौन से पद? दोनों पद जो है प्रधान होते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, राम कृष्ण। ठीक है, यहाँ पर लिया गया राम कृष्ण, तो राम और कृष्ण। ठीक है, समास विग्रह करेंगे इसका तो हो जाएगा राम और कृष्ण। यहाँ पर जो राम और कृष्ण दो पद दिए हैं ये दोनों कैसे हैं? ये प्रधान हैं। ठीक है, कैसे हैं? प्रधान हैं। नेक्स्ट है, तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य का प्रकार स्पष्ट कीजिए। तो आपको स्पष्ट दिख जाएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां, निम्न में योग ऋण शब्द हैं। योग ऋण शब्द क्या है? ठीक, कौन सा है इसमें से? तो योग ऋण शब्द वे होते हैं हमारे, ठीक है, योग ऋण शब्द ऐसे होते हैं जो ऐसे शब्द जिनसे कोई एक भिन्न अर्थ क्या है प्रकट हो। ठीक है, भिन्न अर्थ प्रकट हो, ऐसा शब्द क्या कहलाता है? हमारा योग ऋण शब्द कहलाता है। तो यहाँ पर जो जलज लिखा हुआ है, जलज का अर्थ होता है जल में। ठीक है, जल में जन्मा। ठीक है, जल में जन्म लेने वाले को हम लोग जलज कहते हैं। तो यहाँ पर जो योग रूढ़ हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? ठीक है, कह रहे कि इनमें से किस में जो कौन से विकल्प में इन शब्दों का जो अर्थ दिया है वो सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर है नेति और नेति। ठीक है, तो नेति का यहाँ पर अर्थ होता है क्या? इस वाला नेति का जो है अर्थ हो जाता है क्या है? नेति का अर्थ होता है हमारा अनंत। ये तो सही है, लेकिन ये जो नेति दिया है इसका अर्थ बंधन नहीं होता है, इसका होता है मथानी चलाने वाली एक रस्सी होती है। ठीक है, मथानी चलाने वाली रस्सी। नेक्स्ट 13वां है कि अनेकार्थी शब्द मूक के गलत विकल्प का चयन कीजिए। मूक मतलब स्पीचलेस, यानी म्यूट बोलते जिसको हम लोग इंग्लिश में। तो म्यूट का यहाँ पर क्या होगा? चुप। सही है ये तो। ठीक है, विवश गूंगा। बाचाल जो होगा वो होगा अधिक बोलने वाला। बाचाल क्या कहलाता है? अधिक बोलने वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। कह रहे कि अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है? निशीथ का हम देख रहे हैं कि निशीथ मतलब यहाँ रात्रि, रजनी और निशा जो हैं ये किसके? निशीथ यानी रात्रि के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है तम, तम हमारा यहाँ पर काय का है? तम जो है वो अंधेरे का पर्यायवाची है। किसका है? अंधेरे का पर्यायवाची है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है। कह रहे कौन सा गलत है? देखते हैं हम लोग।
ये कह रहे अमित का परिमित सही है, सत्कार का तिरस्कार भी सही है, आच्छादित का जो है वो होता है अनाच्छादित। क्या होता है? अनाच्छादित होता है, आच्छादित का सही हमारा विलोम। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। ठीक है, मतलब कोई बात जो हमारी परंपरा से चली आ रही है, ऐसी बात के लिए जो उपयुक्त शब्द है, कह रहे कि कौन सा होगा, तो उपयुक्त शब्द होता है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुश्रुति। क्या कहते हैं उसको? अनुश्रुति इसको हम लोग कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर कह रहे दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होता है उम्र का पता लगना। ठीक है, उम्र का क्या होगा? उम्र का पता लगाना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। फिर है मन रे तन कागद का पुतला, मन रे तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। ठीक है, मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारा मन है, ठीक है, मन है वो क्या है? एक कागज़ के पुतले के समान है। ठीक है, हमारा जो मन है वो कैसा है? एक कागज़ के पुतले के समान है। और जैसे ही इसमें क्या है, पानी की बूंद पड़ती है तो क्षण भर में ये कैसा हो जाता है? छिन जाता है। ठीक है, फिर भी इस पर गर्व क्यों कर रहे हो? इतना गर्व किस बात का है? तो यहाँ पर जो है वो शांत रस है। ठीक है, इस पंक्ति में कौन सा है? इन पंक्तियों में शांत रस है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। फिर है कि गणों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, गणों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में गणों की संख्या होती है हमारी कितनी? 8 होती है। ठीक है, गणों की संख्या जो है 8 होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गण कौन कौन से होते हैं? तो गण होते हैं दोस्त यगड़, ठीक है, यगड़, मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़ और शगड़। ये जो 8 हैं ये गणों की संख्या है। ठीक, नेक्स्ट, कबीरा सोई पीर है, जे जाने पर पीर, जे पर पीर न जाने सो काफिर वे पीर में कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बार बार पीर शब्द की पुनरावृत्ति हो रही, मतलब एक ही शब्द की पुनरावृत्ति बार बार हो, ठीक है, और हर जगह उसका क्या हो? अर्थ भिन्न हो, तो ऐसी इस जगह पर यमक अलंकार होता है। ऐसी पंक्तियों में कौन सा? ऐसी पंक्तियों में जो है वो यमक अलंकार होता है। राइट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है? राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 21वां। कह रहे हैं कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की प्राचीन काल की क्या उपलब्धियों से लेकर, यहाँ पर आएगा उपलब्धियों से लेकर इस शताब्दी में प्राप्त महान सफलताओं की एक लंबी और अनूठी परंपरा रही है। क्या आ जाएगा? तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य के कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? कौन से वाक्य में त्रुटि रह गई है? वाक्य दिया गया है कि हर युग से जनता रामराज्य के आने के स्वप्न देखती आई है। हर युग से जनता रामराज्य के आने की स्वप्न देखती आई है। तो यहाँ पर जो त्रुटि है वो है हमारे हर युग से। ठीक है, इसमें हर युग से ना हो के क्या होगा? हर युग में जो जनता है वो क्या है? रामराज्य के आने के स्वप्न देखती आई है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हमारा जो शुरू होता है वो है किसका? जीके का पोर्शन यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भक्ति को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? ठीक है, तो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य वो थे शंकराचार्य। ठीक है, इन्हें आदि शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आदि शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता था। इनका जो जन्म था वो कहाँ? केरल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? आदि शंकराचार्य का जन्म जो है वो केरल में हुआ था 788 ईस्वी में। कब? 788 ईस्वी में। फिर 47वां प्रश्न है कि औपनिवेशिक भारत में अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई एक व्यवस्था सहायक संधि
सहायक संधि की मुख्य विशेषता क्या थी? पढ़ते हैं। कह रहे इसे लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा बनाया गया था। सही है, लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा बनाया गया था। बी कह रहे कि सहयोगी पक्ष के भूक्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। ठीक है, ये भी सही है कि इसमें क्या रहेगी, एक जो अंग्रेज़ों की सेना की एक टुकड़ी है वो इसमें ब्रिटिश सैनिकों की टुकड़ी तैनात रहेगी। फिर कह रहे सहयोगी पक्ष किसी अन्य शासक के साथ कोई संधि नहीं कर सकेगा। ठीक है, ये अंग्रेज़ों के साथ एक संधि हुआ करती थी, तो ये भी सही है। ब्रिटिश सहयोगी पक्ष की केवल आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे, ये गलत है। यहाँ पर जो हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ए, बी और सी इसके जो कथन हैं वो कैसे हैं, इसमें सही हैं। 48वां प्रश्न है कि प्लासी की लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 में। ठीक है, 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी हमारी किस किस के मध्य? ये हुई थी हमारी सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच। किसके बीच हुई थी? सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी, जिसमें अंग्रेज़ों को विजय प्राप्त हुई थी। ठीक है, इस युद्ध में अंग्रेज़ जो हैं वो ये युद्ध जीते थे। ठीक, विनर थे इसके, और सिराजुद्दौला को ये युद्ध हारना पड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने को कुछ नहीं है, यह कथन किसका है? कह रहे कि ये कथन किसने कहा था? तो दोस्त ये जो कथन है वो किसका है? ये चर्चिल का है। ठीक है, चर्चिल कहाँ के? ये ब्रिटेन के जो हैं पूर्व प्रधानमंत्री, मतलब जो द्वितीय युद्ध हुआ था उस समय ये ब्रिटेन के क्या थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इनका जो पूरा नाम था वो था क्या? विंस्टन चर्चिल। ठीक है, तो उन्होंने ये कथन कहा था, मेरे पास खून, पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने को कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 50वां प्रश्न। कह रहे कि कौन सा भारतीय त्यौहार तिब्बत तांत्रिक बौद्ध धर्म के संस्थापक आध्यात्मिक गुरु पद्मसंभव की जयंती मनाता है? पद्मसंभव की जयंती मनाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं कौन? गुरु पद्मसंभव। तो जो यहाँ पर राइट आंसर होगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, हेमस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है, हेमस महोत्सव मनाया जाता है। कहाँ पर? लद्दाख में। ठीक है, कहाँ पर मनाया जाता है? ये लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 900 किलोमीटर का 4 धाम 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? 4 धाम जो प्रोजेक्ट है वो किस में होना चाहिए? तो ये होना चाहिए हमारा उत्तराखंड में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट जिसकी लंबाई है वो 900 किलोमीटर है, ये उत्तराखंड में निर्माणाधीन है। 52 क्वेश्चन, 52वां क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियाँ निवास करती हैं? गुज्जर एवं बकरवाल जो जनजातियाँ हैं वो निवास करती हैं कहाँ पर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ पे करेंगी? जम्मू एंड कश्मीर में। फिर कह रहे हैं कि कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? कश्मीर घाटी किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है? तो ये है हमारी ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल और बृहद हिमालय। किस किस के बीच में? पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी स्थित है। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? दोमट नहीं होती है, लैटराइट नहीं होती है, अलूवियल भी नहीं होती है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कपास के लिए जो मिट्टी उपयुक्त होती है वो कौन सी होती है? काली। ठीक है, काली, इसी को रेगोर मिट्टी भी बोलते हैं हम लोग। क्या? रेगोर मिट्टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किस देश में हुआ था? ठीक है, तो पहले हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि हम जो है सैटेलाइट को लॉन्च कर सकें। तो हम लोग किससे कराते थे? हम लोग उस समय जो कराते थे वो सोवियत संघ से, ठीक है, रूस से कराते थे। किससे कराते थे? तो जो पहला जो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सोवियत संघ। ठीक,
सोवियत संघ से हम लोग कराते थे। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहे संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित अनुच्छेद को अब भारतीय संविधान से हटा दिया गया है, इस अनुच्छेद की संख्या क्या है? ठीक है, पहले हमें क्या है कि संविधान में संपत्ति रखने का एक अधिकार मिला हुआ था, ठीक है, लेकिन अब उस अधिकार को हटा दिया गया है। अब वो केवल हमारा एक कानूनी अधिकार है, ठीक है, कानूनी अधिकार है, ये मूल अधिकार नहीं है संपत्ति रखना। तो इसको पहले आर्टिकल 31 में रखा गया था। किस में रखा गया था? ऑप्शन नंबर बी है हमारा, ऑप्शन नंबर ए है आर्टिकल 31 में। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 71वें संशोधन में 71वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को डॉट डॉट अनुसूची में शामिल किया गया है, ठीक है। तो हमारी जो प्रारंभ में अनुसूचियाँ थीं कितनी थीं संविधान में? वो 8 अनुसूची थीं, जिसमें जो 8वीं अनुसूची है वो किससे भाषा संबंधित थी? राजभाषा से संबंधित थी। तो उसमें किसमें 8वीं अनुसूची में इन भाषाओं को सम्मिलित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 क्वेश्चन, ठीक है। 58 में कह रहे हैं कि भारतीय संविधान का पहला संशोधन अधिनियम 1951 में निम्नलिखित में से किस अनुसूची को जोड़ा गया था? तो अभी हमने बता दिया कि मूल जो भारतीय संविधान है उसमें अनुसूचियों की जो संख्या थी उस समय वो थी कितनी? 8, और वर्तमान में है कितनी? 12, ठीक है। तो नौवीं जो अनुसूची वो है जोड़ी गई थी 1951 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में नागरिकता अधिनियम जो है वो कह रहा है कि किस वर्ष पारित हुआ था? तो नागरिकता अधिनियम है वो 1955 में पारित हुआ था, ठीक है। एक और अभी आया है हमारा CAA आया ना, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया है। ये संसद के द्वारा 11 दिसंबर 2019 को क्या हो गया था? ये संसद से पारित हो गया, ठीक। और 12 दिसंबर को इसमें राष्ट्रपति जी से भी क्या हो गई थी? 2019 में अनुमति मिल गई थी। और ये अभी करंट में, ठीक है, अभी लास्ट मंथ में इसको मतलब कि मार्च के महीने से पूरे देश में लागू भी कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? वो होता है भारत का महान्यायवादी। कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, जिसका उल्लेख हमें आर्टिकल 75 में मिलता है। किस में मिलता है? अनुच्छेद 75 में मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। प्रौद्योगिकी, प्रतियोगिता और सरकारी नीतियों में बदलाव के कारण निम्न में से किस प्रकार की बेरोजगारी होती है? ठीक है, तो प्रौद्योगिकी, प्रतियोगिता और सरकारी नीतियों में, ठीक है, बदलाव होता है। तो इनमें से जो बेरोजगारी होती है वो उत्पन्न होती है हमारी ऑप्शन नंबर डी, संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, कौन सी होती है? संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। कैसे होती है? मान लीजिए कि अभी जो है मोटरसाइकिल चल रही है, ठीक है, मोटरसाइकिल चल रही है, आगे चल के प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन हो गया तो उन्होंने मोटरसाइकिल बंद करके केवल कार ही रहने दी, ठीक है। तो मोटरसाइकिल के जो मैकेनिक थे, मिस्त्री थे, उनके सामने क्या एक अपना आजीविका चलाने का संकट आ जाएगा ना, क्योंकि वो कार तो ठीक करने के लिए ट्रेंड नहीं है, तो फिर वो कैसे हो जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। तो ऐसी जो बेरोजगारी होती है, जो सरकारी नीतियों या प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन होने के कारण होता है, तो ऐसी जो बेरोजगारी को हम लोग संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। फिर कह रहे हैं कि भारत के योजना आयोग को अब किस में बदल दिया है? नीति आयोग में। पहले क्या था? योजना आयोग, अब उसको बदल दिया है नीति आयोग में, ठीक है। तो इसे कह रहा है कि कब प्रतिस्थापित किया गया था योजना आयोग को? नीति आयोग इन्होंने कब बनाया था? तो ये बनाया था 2015 में। कब बनाया था? 2015 में नीति आयोग बना दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। और नीति आयोग के जो प्रमुख होते हैं यानी अध्यक्ष होते हैं वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है। कह रहे कि भारत और चीन के बीच की सीमा इनमें से कौन सी है। तो भारत और चीन के बीच जो सीमा होती है वो है मैकमोहन रेखा। ठीक है, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा है, मैकमोहन रेखा। चलिए राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। फिर आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो वो थे सिरिल रैडक्लिफ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा है वो रैडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच में किस नाम से जानी जाती है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो रैडक्लिफ रेखा के नाम से जानी जाती है। ठीक, ये भी आप लोग, मैकमोहन हो गई वो चीन के साथ। 65वां है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार है कितना है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक उत्तर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारा हो जाता है कंप्यूटर का शुरू। ठीक है, तो कंप्यूटर का भी काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। अब हमें जो जूनियर असिस्टेंट है इसमें कंप्यूटर के आपको कितने 15 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इनको स्किप ना करें, इसको हल्के में ना लें, इसको आप लोग बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ तैयार करें और हमारे साथ भी इस एक एक क्वेश्चन को लगाएं। क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में आईसी चिप, ठीक है, आईसी का मतलब होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, जो चिप होती है वो हमारी, वो कह रहा है कि किस चीज़ से बनी होती है, तो ये जो बनी होती है सिलिकॉन से बनी होती है। ठीक है, और आजकल जो ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ रही हैं इन सब में क्या है, ये सिलिकॉन की चिप ही लगी रहती है। ठीक, तो नेक्स्ट है कि हार्ड डिस्क ड्राइव को डॉट डॉट स्टोरेज माना जाता है। ठीक है, तो हार्ड डिस्क जो है वो कैसी है, नॉन वॉलेटाइल है। कैसी, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज है। ठीक है, इसको कंप्यूटर बंद होने के बाद भी इसमें जो डेटा रहता है वो कैसा रहता है, सुरक्षित रहता है। ठीक है, वो डेटा सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट, मीडिया चोरी एक ऐसा खतरा है जो किससे संबंधित है, तो मीडिया चोरी जो है वो है जानकारी के समझौते से संबंधित। किससे है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जानकारी के समझौते से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, 69वां प्रश्न कह रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस एक्स और लिनक्स। ठीक है, ये क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, मैक ओएस एक्स और लिनक्स, ये सभी क्या हैं, तो ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, एमएस ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टता नोटपैड जैसा होता है। ठीक है, तो नोटपैड जैसा होता है हमारा एमएस ऑफिस में क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, एमएस एक्सेल में एक नई वर्कशीट सम्मिलित करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है। मान लीजिए हम एमएस एक्सेल खोले हुए हैं, उसमें हमें एक क्या है, कोई नई वर्कशीट करना है, सम्मिलित करना है, तो उसके लिए जो क्या बोलते शॉर्टकट होगा तो वो होता है शिफ्ट प्लस F11। ठीक है, शिफ्ट प्लस F11। इसके अलावा एक शॉर्टकट और होता है, उसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो होता है अल्ट ALT प्लस शिफ्ट प्लस F1। ठीक है, ALT प्लस शिफ्ट प्लस F1 जो है वो भी एक शॉर्टकट कुंजी है। ठीक है, शॉर्टकट की है इसको शामिल करने के लिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल कंपोजिंग से संबंधित नहीं है। ठीक है, कंपोजिंग से, ईमेल कंपोजिंग से इनमें से कह रहे हैं कि क्या संबंधित नहीं है, तो वो है हमारा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर ऑब्जेक्ट। CC है, BCC है और सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो है वो ईमेल कंपोजिंग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ये काफ़ी पूछा जाता है, कई बार सिंपल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। www का पूर्ण रूप होता है, क्या होता है, तो वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड वाइड वेब।
फिर हमारा 74वां प्रश्न है कि फेसबुक पर शो देखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाता है। ठीक है, फेसबुक पर शो देखने के लिए अर्थात जो फेसबुक पर वीडियोस वगैरह रहती हैं तो उनमें से हम उन वीडियोस को हम कौन से सेगमेंट से देखते हैं, तो उसको देखते हैं हम किससे, वॉच वाले सेगमेंट से। किससे, फेसबुक वॉच से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। 75वां क्वेश्चन, डिजिटल हस्ताक्षर लिफाफे को ... के रूप में उपयोग द्वारा डिक्रिप्ट किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्राप्तकर्ता निजी कुंजी के द्वारा। ठीक है, प्राप्तकर्ता यानी जो जिसका है ये डिजिटल सिग्नेचर, उसकी निजी कुंजी मतलब पर्सनल जो सिक्योरिटी कोड होता है उसके द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा डिक्रिप्ट किया जाता है, उसका एक मतलब ये जो डिजिटल हस्ताक्षर डोंगल की जो प्रक्रिया है आजकल, ये उसी से संबंधित बात यहाँ पर की जा रही है कि डोंगल जब लगाते हैं तो उसमें क्या डालते हैं, जो उसका प्राप्त करता है वो अपना क्या डालता है, इसमें पिन या कोड डालता है। नेक्स्ट, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित होती है। तो जो वर्कबुक होती है कंप्यूटर में वो हमें MS एक्सेल में देखने को मिलती है। किस में मिलती है, MS एक्सेल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर न्यूनतम प्रयास के साथ टेक्स्ट करने की अनुमति देता है। क्या करने की अनुमति देता है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, न्यूनतम प्रयास के साथ वर्ड तो टेक्स्ट को क्या पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, पुनर्प्राप्त करने की अनुमति देता है। आपको मात्र 45 मिनट में, ठीक है, लगभग 45 मिनट में आपको 85 क्वेश्चन हम यहाँ पर करा रहे हैं। IoT वातावरण में ध्वनि संचार के कुल प्रकार हैं। IoT वातावरण में ध्वनि संचार के जो प्रकार हैं वो होते हैं कितने, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्राइमरी होता है और एक प्राइमरी होता है, एक होता है एकल यानी सिंगल डायरेक्शनल, एक होता है द्विदिशात्मक। ठीक है, एक द्विदिशात्मक, एक एकल दिशात्मक, और एक और होता है ध्वनि पहचान। ठीक है, एक और होता है ध्वनि पहचान। ये 3 इसमें संचार के कुल प्रकार होते हैं। 79वां कह रहा है कि श्री अनुराग ब्लॉग पर लेख प्रकाशित करने में उत्कृष्ट हैं। इस निम्न में से किसको संदर्भित करता है। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति अगर ब्लॉग लिख रहा है या लेख प्रकाशित कर रहा है तो वो मतलब कैसा होगा, भाषाई उसकी बुद्धिमत्ता होगी, यानी भाषाई तौर पर वो मजबूत होगा, तभी वो ब्लॉग लिख पाएगा। ठीक है, ब्लॉग प्रकाशित कर रहा है तो भाषाई तौर पर वो कैसा है, मजबूत है। 80वां क्वेश्चन है कि बिग डेटा के कुल कितने वर्सेस होते हैं, VS बोलते हैं इसको। बिग डेटा के कुल कितने VS होते हैं, तो बिग डेटा के जो हैं वो कितने, 5 VS होते हैं। कितने होते हैं, 5 VS होते हैं। तो सुन लीजिए कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है वॉल्यूम, एक V से मतलब होता है एक V वॉल्यूम। दूसरा भी जो है वो होता है एक वेलोसिटी। फिर एक है वैरायटी। ठीक है, एक वैरायटी है, एक वेरासिटी है। ठीक, वेलोसिटी और वेरासिटी। ठीक है, एक वेरासिटी है और जो 5वां है वो है वैल्यू। ये 5 V होते हैं। ठीक है, बिग डेटा के कितने V होते हैं, 5 V होते हैं। नेक्स्ट, अब आ जाता है हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल का पोर्शन। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है हर परीक्षा में। आपका यूपी पुलिस हो, यूपी लेखपाल हो, यूपी वीडियो, यानी यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें यूपी स्पेशल आपसे अवश्य पूछा जाता है। तो आप लोग इसको भी पूरे मनोयोग के साथ हमारे साथ जुड़े रहेंगे और देखेंगे, अंत तक एक एक क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहे कि प्रागैतिहासिक काल की चित्रकारी वाली प्रसिद्ध पंचमुखी गुफाएं निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित हैं। ठीक है, तो ये हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, सोनभद्र जिले में स्थित हैं। 82 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है, यह निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो जो काशी है, ठीक है, काशी नगरी है बनारस, वो है किस पर, गंगा नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और इसको
भारत की धार्मिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, भारत की धार्मिक राजधानी के रूप में भी जाना जाता है कि ये हिंदू जो मंदिर वगैरह हैं इनके अलावा बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का भी एक पवित्र स्थल है। ठीक है, ठीक है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में भी इसको पवित्र माना गया है। साथ ही साथ इसको भगवान शिव की नगरी के रूप में भी जाना जाता है, महादेव की नगरी के रूप में भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो बुंदेलखंड जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश की सीमा और मध्य प्रदेश की सीमा, ठीक है, यूपी एमपी के सीमा के कुछ जो ज़िले हैं वो बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में आपको निम्नलिखित राष्ट्रीय घाट मिलेंगे? कौन कौन से? अस्सी घाट, मणिकर्ण का घाट और हरिश्चंद्र घाट। तो ये मिलते हैं आपको बनारस यानी वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में आपको ये घाट देखने को मिल जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 85वें प्रश्न की ओर। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ उगाया जाता है? तो नींबू जो है वो उगाया जाता है कहाँ पर? प्रधानतः यानी सबसे अधिक जो नींबू है वो उगाया जाता है सहारनपुर में। ठीक है, सहारनपुर और मेरठ में। ठीक है, सहारनपुर और मेरठ में नींबू उगाया जाता है। प्रतापगढ़ में आंवला उगाया जाता है। ठीक है, प्रतापगढ़ में क्या सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? आंवला उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया तो ये है अलीगढ़ में। ठीक है, अलीगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है हरदुआगंज। ठीक है, कौन सी? हरदुआगंज में एक सबसे बड़ा सोलर संयंत्र लगाया गया। ठीक है, कब इसकी स्थापना की गई? 2018 में। कब की गई? इसकी जो स्थापना है वो सबसे पहला जो ऊर्जा संयंत्र सोलर ऊर्जा संयंत्र वो अलीगढ़ में हुआ, लेकिन जो सबसे बड़ा है वो है हमारा कहाँ पर? वो 2018 में की गई, वो मिर्ज़ापुर में। ठीक है, सबसे बड़ा कहाँ पर है? मिर्ज़ापुर में, माफ़ करना दोस्तों। नेक्स्ट है कि 87 में है कि बेराइट तथा इडालूसाइड्स उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में पाए जाते हैं? तो बेराइट्स तथा इडालूसाइड्स जो हैं तो वो उत्तर प्रदेश के किस में? ये पाए जाते हैं सोनभद्र ज़िले में। ठीक है, सोनभद्र जो ज़िला है, सोनभद्र ज़िला हमारा जो खनिज पाए जाते हैं वो सोनभद्र ज़िले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ठीक है, खनिज वगैरह जो हैं कहाँ पर? सोनभद्र जो है वो खनिज के मामले में एक काफ़ी संपन्न ज़िला है। ठीक है, कैसा है? काफ़ी संपन्न ज़िला है। नेक्स्ट है 88वां प्रश्न है कि बदायूं अपनी जरी जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जरी और जरदोजी का जो प्रोडक्ट है वो बदायूं में बनाए जाते हैं। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिशोली और दातागंज तहसील में किया जाता है। लगभग 35% परिवार उस उद्योग में लगे हुए हैं। स्थानीय रूप से इस काम को क्या कहा जाता है? ठीक है, कह रहे इसको लोकल लैंग्वेज में वहाँ की इस काम को जरीदोजी को क्या कहा जाता है? तो लोकल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है कारचोबी। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है कारचोबी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश किस कढ़ाई शैली के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है? तो उत्तर प्रदेश की जो कढ़ाई शैली है वो है चिकन करी। ठीक है, जिसके लिए ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। और चिकन करी जो है वो कहाँ पर होती है? ये जो है लखनऊ में मिलती है हमें। चिकन करी जो कढ़ाई शैली है ये लखनऊ की सुप्रसिद्ध शैली है। ठीक, नेक्स्ट है 90वां प्रश्न कह रहे हैं जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग कितनी थी? तो उत्तर प्रदेश की जो आबादी थी वो लगभग 2 अरब। कितनी? जनगणना 2011 के अनुसार 2 अरब यानी 200 मिलियन, लगभग 200 मिलियन थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
51 में कह रहे कि प्रसिद्ध भारतीय तबला वादक का नाम बताएं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कबीर चौरा में हुआ था तथा जो बनारस घराने से संबंधित थे। पिछले सेट में भी आपको बताया है हमने, वो है पंडित किशन महाराज। कौन है? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाता है, पंडित किशन महाराज, जो कि बनारस घराने से संबंधित हैं और सुप्रसिद्ध भारतीय तबला वादक भी हैं। 92 कह रहे कि दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहीर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बुंदेलखंड में दिवाली के टाइम पे अहीर समुदाय के द्वारा पाई डंडा नृत्य, ठीक है, पाई डंडा नृत्य किया जाता है। इसको मौनी नृत्य भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ की लोकल जो भाषा है उसमें इसको मौनी नृत्य भी बोला जाता है। और इसमें जो नृत्य करते हैं वो एक अपने हाथ में डंडा लिए रहते हैं, तो आपस में एक दूसरे के डंडा को छुआते हुए, ठीक है, इस जो नृत्य को किया जाता है, ठीक। चलिए 93वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामासर स्थल के रूप में नामित किया गया है? रामासर स्थल के रूप में जो नामित यानी रामासर बैट उसको क्या बोलते, बैटलैंड बोलते हैं उसको, ठीक है, बैटलैंड बोला जाता है, ठीक। तो इसमें जो है वो शामिल किया गया है ऊपरी गंगा नदी को। किसको किया गया है? ऊपरी गंगा नदी को रामासर स्थल में शामिल किया गया है। 94वां प्रश्न है कि किस संत को रामायण के रचयिता वाल्मीकि का अवतार माना जाता है? ठीक है, तो जो रामायण के रचयिता थे वाल्मीकि, उनका अवतार माना जाता है गोस्वामी तुलसीदास जी को, ठीक है। इन्होंने जो रामचरितमानस है उसकी रचना की है, ठीक है, रामचरितमानस की इन्होंने रचना की है। नेक्स्ट 95 निम्नलिखित में से किस शहर में सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कह रहा है कि किस शहर में स्थित है? तो सेंट्रल फुटवियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो हमारा ऑप्शन नंबर सी आगरा में। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी आगरा में स्थित है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1963 में। कब की गई थी? 1963 में। 96वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय 1917 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज के साथ अपने प्रथम घटक कॉलेज के रूप में शुरू किया गया था? तो ये किया गया था हमारा BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। 1916 में इसकी जो है स्थापना किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय द्वारा की गई थी, मदन मोहन मालवीय द्वारा, ठीक है, NNN। नेक्स्ट है कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस कक्षा में उत्तीर्ण होने पर प्रोत्साहन हेतु धनराशि दी जाती है? तो कन्या विद्याधन दिया जाता है वो 12th क्लास की जो बच्चियां हैं वो जब 12th पास करती हैं 12वीं, तो 12वीं पास करने पर उन्हें 20,000 रुपये की धनराशि दी जाती है कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत। और ये जो योजना है ये 2012 से लागू है। कब से है? 2012-13 में ये प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश राजमार्ग भू नियंत्रण अधिनियम जो है वो 1945 में पारित किया गया था। कब किया गया था? 1945 में इसको पारित किया गया था। 99वां क्वेश्चन है कह रहा है कि खालिस्तान सुल्तानपुर ने सामाजिक वानिकी योजना की कुशल कार्य प्रणाली के लिए केंद्रीकृत डाटाबेस की समस्या का समाधान करने की पहल की है, ठीक है। तो किसने की है? राष्ट्रीय सूचना केंद्र यानी NIC ने, NIC के द्वारा ये कार्य वहाँ पर किया गया है। अंतिम प्रश्न है 100वां प्रश्न, वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को कहाँ से शुरू किया गया था? ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया था, इसको गोरखपुर से स्टार्टिंग किया गया था 2019 में माननीय मोदी जी के द्वारा, ठीक है, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी जी द्वारा इसको गोरखपुर से शुरू किया गया था, ठीक है, जिसमें किसानों को प्रतिवर्ष, ठीक, कितना प्रतिवर्ष 6,000 रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। तो आई होप
कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कल फिर मिलेंगे एक नए सेट के साथ, तब तक के लिए आप सबके लिए धन्यवाद।